हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये भी उम्मीद करता हूं कि सबने वो पे बेस कुछ क्वेश्चन किए होंगे। तो इसी उम्मीद को कायम रखते हुए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, विच इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है वो एक तो डॉट से होता है और एक क्रॉस होता है। अब डॉट तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। अब कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो क्या है, मैं इसको डिफाइन करूं अगर, तो किस तरीके से डिफाइन करूंगा कि लेट द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो या क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर। क्या आएगा, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो उनका जो क्रॉस करेंगे हम तो उससे क्या मिलेगा, हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। दैट मीन्स कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही मिलेगा। इज एज अ वेक्टर एज डिफाइन, या ऐसे लिख सकते हैं कि रिटर्न एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। डेफिनेशन वाइज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक यहाँ पे ए वेक्टर बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया एक ए वेक्टर और यहीं बनाया मैंने एक बी वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया, है ना। अब देखो ए क्रॉस बी क्या करेंगे हम इसको डेफिनेशन वाइज किस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अभी मैं यहां तक की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहने का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इस वेक्टर की लेंथ, और डॉट क्या है, बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर की लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस वेक्टर की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ, और दोनों के बीच में क्या है, एंगल साइन ऑफ थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, थीटा एंगल ले लेता हूँ, है ना। अब देखो कि अभी तो हमने देखा था कि अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का जब हम क्रॉस करते हैं तब हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। बट अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिला, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिला और यहाँ से साइन थीटा मिला। मतलब ये टोटली मुझे क्या मिला, ये तो केवल अभी तक मुझे मैग्नीट्यूड मिला है। जबकि आपको पता है हमें कभी भी वेक्टर लिखना होता है तो वेक्टर के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो मैग्नीट्यूड की और एक किसकी, डायरेक्शन की। तो मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन के लिए आप इस तरीके से देखो, चलो इस तरीके से एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे लेट, चलो उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। दिस इज ए वेक्टर और यहाँ बना लेते हैं ये बी वेक्टर, है ना। चलो एरो यहाँ ले लिया। अब देखो क्या करते हैं इसको, कि मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको पैरेललोग्राम बना देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, यहाँ से यूँ कंप्लीट करते एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब क्या है कि ये जो बी वेक्टर है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ रख देता हूँ, है ना। अब देखो जब भी हम ए क्रॉस बी करेंगे, हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर आएगी। क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर आएगी। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एन कैप बोल सकता हूँ। अब देखो यहाँ से तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे बीच में एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो वो क्या लिख रखा है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन कैसे मिलेगी, मैंने क्या करा, उसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया, है ना। अच्छा, अब एक बात और, डायरेक्शन जैसे ये हमेशा ए क्रॉस बी करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि अब हम डायरेक्शन किस तरीके से डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल कैसे, आप इसको इस तरीके से देखो कि ये जो
मैंने पैरेललोग्राम बनाया है ना, ये पैरेललोग्राम बनाया। आप इसको 3D में इस तरीके से देखो कि ये कुछ बेस पे इस तरीके से बना हुआ है। ये जो पैरेललोग्राम है 3D में कुछ इस पे बेस पे बना हुआ है इस तरीके से कि ये एक यूं एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। अब जब मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो A क्रॉस B कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, A क्रॉस B कर रहा हूँ। तो आप अपना राइट हैंड इस तरीके से रखो। जब आप इसको आपकी जो फिंगर से इसको कर्ल करोगे, A से लेके B की तरफ कर्ल करोगे तो क्या होगा, A से लेके B की तरफ मैंने कर्ल किया तो मेरा जो थंब है, थंब का डायरेक्शन कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। तो जब इसको करूंगा कर्ल में A से लेके B तक करूंगा तो मेरे थंब की डायरेक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, विच इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा। तो अब डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट। डायरेक्शन में क्या लिए यहाँ पे एन कैप, तो ये एन कैप हो गया। तो बेसिकली A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि A क्रॉस B को मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। यहाँ से मैग्नीट्यूड आ गया और यहाँ से डायरेक्शन आ गई, तो ये पूरा बन के क्या हो गया, एक वेक्टर आ गया। तो A क्रॉस B हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना। अब देखो कि मान लो किसी बच्चे ने बोला कि सर A क्रॉस B लिखा है, अगर मैं मान लो उसको उल्टा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, B क्रॉस A। मैंने कहा चलो ठीक है, लिख दिया मैंने कि B क्रॉस A लिख दिया। मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा अभी भी यही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब देखो अगेन वापस इसको 3D में इमेजिन करो कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम रखा हुआ है 3D में, है ना। अब की बार क्या है कि मुझे क्या करना है, B क्रॉस A करना है। राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं, B क्रॉस A करना है। तो B यहाँ पे है और A यहाँ पे, तो जब मैं इसको कर्ल करूँगा फिंगर्स को तो B से A की तरफ करूँगा। तो जब B से A की तरफ करूँगा तो थंब की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर परपेंडिकुलर था इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक B क्रॉस A के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहाँ से मेरे पास डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ एन कैप, ठीक। तो B क्रॉस A को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एन कैप। इस तरीके से यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा। तो अब अगर इन दोनों से मैं कोई रिजल्ट निकालूँ या कंक्लूजन निकालूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B जो है वो इसके इक्वल, दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं। ये क्या है, दोनों वेक्टर्स हैं। तो दोनों वेक्टर्स कब इक्वल हो सकते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि दोनों वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तभी दोनों के दोनों वेक्टर्स सेम हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अगर B क्रॉस A लिखता हूँ तो इस केस में जाके दोनों ये वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो क्या था, हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन किया है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकली हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है या क्या बताता है। अब ज्योमेट्रिकली में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या बताता है, वो बताता है एक पैरेललोग्राम का एरिया। कैसे, देखते हैं कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को इस तरीके से लिखते हैं, पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड A वेक्टर एंड B वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। किस तरीके से देखते हैं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमने पढ़ा विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर डॉट साइन थीटा, ये देखा था अभी हमने, है ना। अच्छा एन कैप भी था, बट अभी मैं किसकी बात करता हूँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे मैं किसकी, डायरेक्शन की बात नहीं करूँगा। अच्छा तो इसका मैं मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। तो कितना है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ है मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, है ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा फिगर वाइज आपको समझा लेता हूँ, फिगर बना लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से बनाया, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इसको, है ना। नाउ दिस इज A वेक्टर और ये क्या है हमारे पास,
बी वेक्टर और उनके बीच में यहाँ पे क्या है, एंगल थीटा, है ना, ये है। अब इसमें देखो कि ज्योमेट्रिकली आपको ये किस तरीके से एरिया बता रहा है, देखना। ये क्या है यहाँ पे ए वेक्टर, मेरे पास मैंने क्या लिखा है यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये इसको देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब बी वेक्टर का ये लेंथ, ये बात समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब बी वेक्टर का लेंथ साइन थीटा, बी वेक्टर का लेंथ साइन थीटा, इसमें जो एंगल है थीटा उसमें क्या लिया, बी वेक्टर का लेंथ साइन ऑफ थीटा। अच्छा इसको आप इस तरीके से देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड दिस इज हाइट, ये क्या है, हाइट है मेरे पास। अब देखो ये एक मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये पॉइंट ओ ले लिया मैंने, ओ, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये जो लेंथ है विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अब ये जो हाइट है ये किस तरीके से आएगी, देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ थीटा एंगल है और ये हाइपोटेन्यूस मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मुझे हाइट लिखना है तो क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। हाइट कैसे आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, या यूं कहो कि हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा, इस तरीके से आता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मतलब बेसिकली हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यही मेरी हाइट है। तो इसको मैं यहाँ से क्या लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट हाइट। अब इसकी बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए की। मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखो बच्चों क्या है, यहाँ से बेस का लेंथ, ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है और ये बेस है, तो ये क्या है, बेस का लेंथ, तो यहाँ से कितना आ गया, बेस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, बेस है, और बेस इनटू हाइट ये आपको अच्छी तरीके से पता है, ये क्या होता है, एरिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया। आई बात समझ में। तो बेसिकली मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कभी भी हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो विद एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका एरिया हम किस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, किस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो बात हुई किसकी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ट्राइंगल की, तो वो किस तरीके से होगा, देखो ये तो किसकी बात हुई, पैरेललोग्राम की। अब मैं किसकी बात करता हूं, किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, तो एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल विथ एडजेसेंट साइड, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा। अच्छा अब देखो आपने ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ा है कि ये मान लो एक पैरेललोग्राम है ना, ये क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका एरिया मुझे निकालना है, तो मतलब इसमें अगर मैं डायगोनल बना दूँ, ये एक मैं डायगोनल बना दिया, अब इसका एरिया कोई भी ले लो, जैसे P1 P2 ये एरिया ले लिया। अब मुझे P2 एरिया निकालना है, P2 क्या है, ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, क्या करता हूँ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरीके से करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब ज्योमेट्रिकली आपको पता लग गया कि ज्योमेट्रिकली क्या मिलता है हमें, एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा, और क्या मिलेगा, अगर उसका हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी लिख दो, वेक्टर प्रोडक्ट
इज नॉट कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी अभी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखी थी कि अगर एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है विच इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी एक वेक्टर आएगा, यहाँ से भी एक वेक्टर आएगा। दो वेक्टर सेम कब हो सकते हैं? जब दोनों मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट जो डायरेक्शन है वो इसकी क्या है? डाउनवर्ड, और इसकी क्या है? अपवर्ड। ठीक है, कि अगर मैं पैरेललोग्राम इस तरीके से रखूं तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की वो अपवर्ड आएगी और इसकी क्या आएगी? डाउनवर्ड आएगी। तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब अगर इनको इक्वल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं हम? ए क्रॉस बी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? विच इज अगर माइनस कर देता हूँ तब हम इसको इक्वल बना सकते हैं। बट अगर इसकी बात करूँ तो जो कम्यूटेटिव मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है विच इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो क्या है कि इसको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। इसको यहाँ लिख देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको मैं क्या करूँगा? डिस्ट्रीब्यूट करके क्या लिख सकता हूँ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, कहने का मतलब क्या है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसको? क्रॉस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, थर्ड वन इज इफ, ऐसे कह सकते हैं कि इफ ए वेक्टर एंड, या ऐसा कह लो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ऐसे कह लेते हैं आर पैरेलल, देन अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल हैं, तो क्या होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? जीरो होगा। कैसे? देखो, दो वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो एंगल है वो क्या होगा? जीरो होगा, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो वहाँ से मुझे क्या मिला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा? हमें जीरो मिलेगा, हमारे पास क्या आएगा? जीरो आएगा। और अगर ए वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर के साथ ही ले लें तो क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अभी जीरो मिलेगा। दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा। तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से? जीरो। कहने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो कब होगा? जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे। और डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो कब होगा? जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ओके, आई बात समझ? दोनों में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो? म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो, तो उससे क्या मिलेगा? हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि द वेक्टर प्रोडक्ट, ऐसे लिख देता हूँ, चलो वेक्टर प्रोडक्ट इस तरीके से लिख देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? फोर्थ, वेक्टर प्रोडक्ट इज म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किस तरीके से? मतलब जो उनके यूनिट वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब इसमें क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से? आई जे के। तो अगर आई के साथ हम क्रॉस ले लेंगे, आई के साथ क्रॉस ले लेंगे तो अगेन क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो ऐसे यूनिट वेक्टर है वो तो 1 हो जाएगा। और साइन थीटा, अब दोनों सेम है तो एंगल कितना हो जाएगा उनके बीच में? 0। तो यहाँ से आई कैप क्रॉस आई कैप, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? विच इज 0। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐसे ही सेम एज जे कैप क्रॉस जे कैप, सेम एज के कैप क्रॉस के कैप।
ऑलराइट, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, मान लो अच्छा अभी क्या हुआ कि आई कैप का क्रॉस आई कैप के साथ हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आई कैप का क्रॉस मान लो जे कैप के साथ हो गया तो क्या होगा। तो उसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ 3D में प्लेन बना लेता हूँ, 3D वेक्टर वो बना लेता हूँ प्लेन कि देखो इसको, ये क्या है मेरे पास x, ये है y और ये मैं ले लेता हूँ क्या z, है ना। ये हो गया हमारे यहाँ से, चलो दिस इज आई कैप यूनिट वेक्टर, ये जे कैप और यहाँ पे ये हो गया के कैप। इस तरीके से मैं इसको अभी लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, क्या है एंगल 90 डिग्री। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। पैरेललोग्राम लो से भी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया तो आप ये समझ लो कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है बोर्ड के प्लेन में, क्या है बोर्ड के प्लेन में है। और जो ये जे वेक्टर जो ये जे है वो क्या आ रहा है बोर्ड के बाहर आ रहा है, वो क्या आ रहा है बोर्ड के बाहर आ रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल से मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है आई क्रॉस जे करना है, क्या करना है आई क्रॉस जे। तो मैं जब आई क्रॉस जे करूँगा इस तरीके से तो मेरी थंब की डायरेक्शन क्या है जेड की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है जेड की तरफ जा रही है। तो अब z की तरफ जा रही है तो मुझे कौन सी डायरेक्शन मिलेगी के कैप मिलेगी। अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, तो वहाँ से तो 1 आ गया, साइन थीटा दोनों के पीछे 90 डिग्री एंगल है तो साइन थीटा क्या देगा 1 देगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से जो मैग्नीट्यूड मिला वो क्या मिला 1 मिला। अब और क्या चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे आएगी, आई जब हमने आई क्रॉस जे किया तो मैं डायरेक्शन कौन सी मिली राइट हैंड थंब रूल से के डायरेक्शन मिली। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकता हूँ के कैप। इस तरीके से यहाँ से के कैप आ जाएगा जब हम आई क्रॉस जे करेंगे। सेम एस अब मैं क्या करता हूँ आई क्रॉस जे किया, जे क्रॉस के करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा आई कैप। और उसके बाद के क्रॉस आई करूँगा तो उसके बाद उस पर मुझे क्या मिलेगा, मतलब जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी जे कैप आ जाएगी। आई बात समझ में। इस तरीके से हम ये डायरेक्शंस लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सबका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और डायरेक्शन कितनी आ जाएगी आई क्रॉस जे करने पे के, जे क्रॉस के करने पे आई और के क्रॉस जे करने पे कितनी आ जाएगी जे। अब एक बात और, ये तो थोड़ा हम याद रख सकते हैं इस तरीके से। एक तरीका और है याद रखने का, वो आपको आई थिंक सबको अच्छे से पता होगा कौन सा तरीका होता है वो, कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आई लिख देता हूँ, यहाँ जे लिख देता हूँ और यहाँ के लिख देता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे इसको हम क्लॉकवाइज जाएंगे, सर्कल बना देंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आई बात समझ। अब आई क्रॉस जे जाऊँगा तो डायरेक्शन कौन सी मिलेगी के, जे क्रॉस के जाऊँगा तो डायरेक्शन कौन सी मिलेगी आई, के क्रॉस आई जाऊँगा तो डायरेक्शन कौन सी मिलेगी जे। ऐसे क्या करना है मुझे क्लॉकवाइज जाना है। अगर हम इसको उल्टा रीड करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब क्या, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मान लो अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि आई क्रॉस के बोल दिया, क्या बोल दिया आई क्रॉस के, तब मुझे क्या मिलेगा, जो डायरेक्शन हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। जे तो आएगा पर जे के साथ क्या डायरेक्शन आएगी नेगेटिव आएगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा। अब यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अच्छा आई क्रॉस के, मान लो आई क्रॉस के कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा और थंब की डायरेक्शन क्या जाएगी इस तरफ जाएगी, बोर्ड के अंदर इसकी तरफ जाएगी, तो क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी समझ सकते हो, यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये कौन सी थी प्रॉपर्टी 4, वेक्टर प्रोडक्ट इज म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द वेक्टर प्रोडक्ट, या ऐसे लिख देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। अब कंपोनेंट फॉर्म में जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा कंपोनेंट फॉर्म में लिखना, दैट मीन्स कि आपको बताया गया है कि किस तरीके से लिखते हैं। a1 i कैप, ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, क्या किया i j k के साथ लिख दिया इसको। b वेक्टर को क्या लिख देंगे यहाँ से b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करना है। तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको मैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ i j k और यहाँ a1 a2 a3 b1
B2 B3। डिटर्मिनेंट की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये काफ़ी इजी है बच्चों, डिटर्मिनेंट फॉर्म से लिखना काफ़ी इजी है। अगर हम बिना डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज़ किए डायरेक्टली इसका क्रॉस करके लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी मेस क्रिएट हो जाएगा। आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि ये इतना इजी और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखो, ए क्रॉस बी लिखना है, ए क्रॉस बी वेक्टर लिखना है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूँगा। मेरे पास ए वेक्टर क्या है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। इसका क्रॉस किसके साथ लेना है, B1 आएगा यहाँ, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक के लिए आपको लेके बता देता हूँ तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। K कैप के लिए निकालते हैं, किसके लिए, K कैप के लिए निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो A1 I कैप B1 I कैप सेम है तो वहाँ से कितना हो जाएगा 0, तो छोड़ दो। A1 I कैप B2 J कैप क्या है, A1 और B2 पहले लिख देता हूँ। अब देखो I कैप क्रॉस J कैप, दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस है, I क्रॉस J। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी I क्रॉस J है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, K। तो ऐसे कितना आ जाएगा K कैप। नेक्स्ट बात करते हैं, K के लिए तो लिखना है मुझे। नेक्स्ट आप किसकी बात करते हैं, A2 की बात करते हैं। तो A2J और B2J, तो JJ होगा तो उसको तो लेंगे नहीं, तो यहाँ से A2J B1I क्या आ जाएगा, A2J B1I, A2J और B1। अब देखो यहाँ पे क्या है, J क्रॉस I क्या आया, J क्रॉस I आया। अब देखो ये उल्टा हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज वाला हो गया। तो J क्रॉस I करेंगे तो कितना आएगा, माइनस क्या आएगा, तो यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ पे K कैप आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। अब ऐसा जो है मुझे सबके लिए करना पड़ेगा, I के लिए भी करना पड़ेगा, J के लिए भी करना पड़ेगा, K के लिए तो हमने कर लिया। अब देखो डिटर्मिनेंट से अगर मैं K वेक्टर ये K कैप निकाल लेता हूँ, K के लिए निकाल लेता हूँ कि तो कितना आएगा मेरे पास, A1 B2 माइनस A2 B1 यहाँ से K कैप आ गया। अब देखो ये ज़्यादा इजी है या ये ज़्यादा इजी है, आप खुद समझ सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कंपोनेंट फॉर्म में A क्रॉस B निकालना होता है हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। आई बात समझ, इसलिए ये हमें इजी पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, हमारी 6 प्रॉपर्टी क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल देख लेते हैं हम, क्या देखते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एंगल कैसे निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे, साइन थीटा। एंगल क्या आएगा, साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हम क्या करते हैं, एंगल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एंगल जो है हम कॉस वाली तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्या था, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और हमारे पास यहाँ पे साइन भी आ गया। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन हो गए, हम चाहे तो कॉस थीटा, आप चाहे तो कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। वैसे हम जो मैक्सिमम यूजर लेते हैं एंगल निकालने के लिए वो किसका लेते हैं, कॉस थीटा का लेते हैं। तो चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। वैसे तो दो ऑप्शन हो गए हमारे पास, बस आप इस तरीके से समझ लो। तो ये तो हुआ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, 7 प्रॉपर्टी इज यूनिट वेक्टर। क्या है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए वेक्टर बी वेक्टर किस तरीके से, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से जो प्लेन बनता है उसमें क्या निकालना, हमें यूनिट वेक्टर निकालना विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, किस तरीके से आएगा वो, अच्छा कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एन कैप ले लिया, विच इज इक्वल टू, कैसे होगा, अच्छा ए क्रॉस बी में हम क्या करते हैं, जो डायरेक्शन निकालते हैं वो क्या होती है, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से आ जाएगा। हम
जब साइन एक मतलब जब इसका क्रॉस करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, जो हम डायरेक्शन निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वो परपेंडिकुलर निकालते हैं। मतलब जो वेक्टर आता है डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर आता है। अब परपेंडिकुलर वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। अच्छा, अभी हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के क्या करेंगे, ये जो हमारा वेक्टर है इसको क्या करेंगे, अब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो इसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, प्लस और माइनस की हेल्प से निकालेंगे। मतलब एन के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसका यूज़ जो है वो हम 3D में काफ़ी देखेंगे, 3D में काफ़ी इसका यूज़ आएगा। अभी के लिए इतना ही समझते हैं। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज़ किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। अभी तक हमने सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करी। अब क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। या यूँ समझ लो कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, कि द एडजेसेंट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। इन वेक्टर्स से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और हमें क्या बोल रखा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्या, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकालते हैं। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसका हाफ कर देते हैं, दैट मीन्स कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसमें पहले ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। पहले ए क्रॉस बी निकाले तो कैसे आ जाएगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, अभी हमने प्रॉपर्टी में कौन सा मेथड प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख के हम उसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब जो वेक्टर है किस तरीके से निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, a1 इज -2 3 2 और यहाँ कितना आ जाएगा, -4 5 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू आई कैप के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 10 तो कितना हो जाएगा, -4 आई कैप। जे कैप के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 एंड माइनस प्लस 8, -4 + 8 तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ माइनस पहले से ही है तो 4 जे कैप। के कैप के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 और माइनस प्लस 12 तो कितना हो जाएगा, +2 के कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √16 + 16 + 4 विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 32 + 4 36, उसका √6। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, हाफ इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, मुझे क्या दे रखा है, तीनों वेक्टर का सम बराबर 0 वेक्टर दे रखा है। और क्या बोल रखा है, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये देखो AIEEE 2002 में भी आ रखा है और यही क्वेश्चन JEE एडवांस 2007 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसे यही ऑलमोस्ट यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस 2007 में और EIEEE 2002 में। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो मुझे क्या दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ये मुझे दे रखा है। अब जो ऑप्शन हैं, एक बार आप ऑप्शन की तरफ देखो कि ऑप्शन किस किस तरीके से दे रखे हैं, कि A.B = B.C = C.A इस टाइप का दे रखा है, और A वेक्टर प्लस A वेक्टर = B वेक्टर = C वेक्टर बराबर 0 दे रखा है। तो अगर मैं जैसे सेकंड ऑप्शन इसकी बात करूँ, यहाँ से अब आप सोचो कि मुझे अगर A.B बनाना है, मुझे क्या करना है, A.B बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को A डॉट कर दूँ, इस पूरी एक्सप्रेशन में, मतलब या स्टार्टिंग में .A से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, A.A यहाँ से 1 आ जाएगा। A.B तो बन गया, पर यहाँ पे A.A यहाँ तो 1 आ गया।
यहाँ पे कहीं 1 तो है नहीं, तो डॉट वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे लगने से रहा। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, क्रॉस की। अब ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर एक क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ऐसे कर देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर आ गया तो कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी, यहाँ से वेक्टर आना है, यहाँ से वेक्टर आना है। अब देखो जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन मतलब इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसको मतलब बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी को यहाँ मतलब ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अपोजिट है और मतलब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो अपोजिट हो जाएगा। मतलब कौन सा वाला वेक्टर आ जाएगा, सी क्रॉस ए आ जाएगा। तो बस मतलब माइनस ए क्रॉस सी को क्या लिख सकता हूँ, सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ। लाइक दिस इज इक्वेशन 1। इसको यहीं छोड़ो, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। नेक्स्ट अब वापस देखो, ए क्रॉस बी आ गया, सी क्रॉस ए आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, सी क्रॉस ए आ गया, क्या नहीं है हमारे पास, बी क्रॉस सी। तो अब क्या करो, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन मतलब जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन दे रखी है, मतलब तीनों का सम बराबर 0 वेक्टर दे रखा है, इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे बी वेक्टर लाने के लिए क्या करूँगा, इसको अगर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस लेता हूँ मतलब बी वेक्टर से, तो कितना आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, सॉरी बी क्रॉस 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो बी क्रॉस ए प्लस ये कितना हो जाएगा, बी क्रॉस बी कितना हो गया, ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट बी क्रॉस सी विच इज इक्वल टू 0। अब देखो बी क्रॉस सी है, यहाँ पे क्या था, ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस ए। तो इसको पहले मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी क्रॉस सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। और अब माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ये लिख सकता हूँ। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू सी क्रॉस ए एंड विच इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू बी क्रॉस सी के, बी क्रॉस सी के एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू किसके, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तीनों इक्वल आ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा कि मान लो कि अगर ये ट्राइंगल की साइड होती, अगर ये मान लो ट्राइंगल की साइड है, जैसे ये ट्राइंगल की साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तीनों इक्वल आ गया, क्या आ गया, यहाँ से तीनों इक्वल आ गया। तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा वो किस टाइप का ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, ये आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेईई एडवांस में कुछ इसी तरीके से पूछा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए पूछा था ये कुछ। ओके देन, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए वेक्टर, एक हमें ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और क्या बोल रखा है, लेट सी वेक्टर बी अ वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए विच इज इक्वल टू 3। और हमें क्या दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 3 एंड द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी 30 डिग्री, और हमें क्या बताना है, ए डॉट सी। अब देखो बच्चों ये कब का क्वेश्चन है, जेईई मेन 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा अब आप लोग इसे देख के कंफ्यूज ना होना कि आप लोग ये सोचो कि ये तो सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया, कौन सा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। बट ये जो है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसी से सॉल्व हो जाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किस तरीके से करेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मुझे क्या, मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि उसकी बात हो रही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात हो रही है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, वही डिटर्मिनेंट मेथड से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2
1 -2 और कितना है i j, मतलब 1 1 और 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a क्रॉस b, मेरे पास i के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा 0 और ये कितना होगा -2, तो -2 i कैप, j के लिए देखेंगे तो कितना होगा ये 0 -+2 j कैप और ये कितना हो जाएगा 2 -1 मतलब +k कैप। तो मेरे पास ये क्या आ गया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये मेरे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं और क्या बोल रखा है कि लेट c बी अ वेक्टर सच दैट, ये मुझे रिजल्ट दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर माइनस a वेक्टर बराबर 3, ये दे रखा है। अच्छा, और क्या बोल रखा है इन्होंने, इसकी बात करते हैं। जैसे मुझे a क्रॉस b ये मेरे पास आ गया, लेट यहाँ पे जो a क्रॉस b है मैं इसको अगर मैं d एज्यूम कर लूँ, लेट क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको अगर d ले लेता हूँ तो ये d क्रॉस c हो जाएगा। तो d क्रॉस c हो जाएगा तो d क्रॉस c कुछ किस तरीके से लिखेंगे हम, d की जगह क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b और मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर डॉट, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एंगल, तो इन दोनों के बीच में एंगल मुझे कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डॉट साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू, ये मुझे किसके इक्वल दे रखा है 3 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मेरे पास कितना है, यह आया यहाँ से जिस -2 i कैप। चलो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है चलो रहने दो, ऐसा ही करते हैं इसमें, -2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। अच्छा, हमें क्या बोल रखा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, हमें तो मैग्नीट्यूड की बात कही गई है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 4 + 4, मतलब यहाँ से कितना होगा 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9 का रूट 3 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ c, ये मेरे पास नहीं है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 विच इज इक्वल टू 3, तो ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना आ गया मेरे पास 2, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो कि मुझे निकालना क्या है कि a डॉट c निकालना है, तो a डॉट c कहाँ से बनेगा, यहीं से बनेगा। मुझे क्या दे रखा है, ये गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर माइनस a वेक्टर विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो अब देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे a डॉट c है, मतलब a डॉट c बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर डॉट, सॉरी माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 9। मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर ये कितना आएगा, ये कितना आएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कितना आ जाएगा 4 + 1 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर यहाँ मतलब 9 रूट है यहाँ पे रूट 9, तो यहाँ से स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना है मेरे पास 4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट c वेक्टर और यहाँ से a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू कितना है मेरे पास 2, कितना है a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल्स टू 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट था वो यहीं तक था, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।